स्वागत है आपका पार्ट 1 में। इसमें हमने जून 2024 का पेपर लिया है। हमने जो सब्जेक्ट लिया है MEEC 503 है। इसमें मैंने 2 चैप्टर लिए, एक आपका है पॉवर्टी और एक है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो उसमें मैंने ये देखा है कि प्रीवियस ईयर से आपके को क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो रिपीटेड है या अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं पेपर में, बट आंसर लगभग सेम ही है। तो पहले 2024 आपका जून में जो पूछा गया है वो यही है कि 19 मार्क्स में कि आपका जो बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट, उसका नेचर क्या है, उसके कारण क्या है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है आपके अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक भी है और वो काम की तलाश में भी है, बट उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ठीक है, unemployment refers to a situation where individuals who are willing to work, able to work and actively seeking work are unable to find a job. अब आ जाते हैं आपका नेचर जो है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो नेचर में अगर बात कर रहे हैं तो हमारे इसमें अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप आ जाते हैं, जो प्रकृति है उसकी। तो पहला आपका आ जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपको इसे आपको ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर में देखने को मिलेगी। हो सकता है कि जैसे एक खेत में मतलब जो है ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हो, कि भाई एक ऐसा खेत का टुकड़ा है जहाँ पर 10 लोग कर सकते हैं, लेकिन परिवार में हो सकता है कि ज़्यादा लोग हो तो ज़्यादा लोग वहाँ काम कर रहे हो। तो मतलब ये कि जो बाकी ज़्यादा लोग हैं, जहाँ पर 10 लोगों की ज़रूरत है, अगर परिवार के 12 सदस्य वहाँ काम कर रहे हैं तो बाकी जो लोग 2 लोग हैं उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसी है, 0 के बराबर है। तो इसे हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है। सेकंड है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल ये होता है कि ये भी आपके एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है, जहाँ पर ये होगी कुछ सीज़न में उनके पास काम रहेगा, कुछ सीज़न में उनके पास काम नहीं रहेगा। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए देखने को मिलता है कि मिस मैच है स्किल्स और अपॉर्चुनिटी के बीच में, कि आपको आपके स्किल के अकॉर्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटी मिली कि नहीं मिली, जो आपके रूरल और अंडर डेवलप एरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आपका एक है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि जहाँ पर जैसे जो एजुकेटेड लोग, ग्रेजुएटेड, पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, वो जॉब की तलाश में, लेकिन उनको उपयुक्त अवसर नहीं मिलते हैं। जो आजकल के हम युवाओं के बीच में हमें तेज़ी से बढ़ रही है, देखते हैं ना कि लोग मतलब जो हमारे युवा है वो एजुकेटेड है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट से डिग्री है उनके पास, तब भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो उसे कहते हैं आपका एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर एक हमारे यहाँ पर छूट गया फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आपका एक तरीके से टेम्प्रेरी रूप से होता है। ये आपकी बेरोजगारी थोड़े समय के लिए होता है। ये तब हमें देखने को मिलती है जब एक पर्सन दूसरी जॉब को छोड़ के दूसरी की तलाश में जाता है, जैसे एक को छोड़ के दूसरी की तलाश में जाता है। तो मतलब जैसे कोई अपनी नौकरी चेंज कर रहा हो या कहीं किसी का करियर में कोई अपनी दिशा बदलने के लिए जॉब चेंज करेगा, तो थोड़े टाइम के लिए बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगी। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जब जैसे कोई व्यक्ति है वो अपनी जैसे जो भी उसकी एजुकेशन है, उसकी स्किल है या जो भी उसके पास उपलब्ध समय है, उसके अनुसार अपना कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे, यानी वह व्यक्ति काम तो कर रहा है लेकिन अपनी पूरी क्षमता का या एबिलिटी का उपयोग नहीं कर पा रहा है, तो उसे कहते हैं हम अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं उदाहरण के लिए कि कोई इंजीनियर है लेकिन वो कोई दुकान चला रहा है, या कोई ग्रेजुएट है वो मजदूरी कर रहा है, तो मतलब वो अपने जो स्किल है, एबिलिटी है, उसके अनुसार काम नहीं कर पा रहा है ना, तो उसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। कि जहाँ पर वो कोई काम तो कर रहा है लेकिन ये कि अपने कौशल या अपनी एजुकेशन या अपनी स्किल के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा उसे वो काम ना, या अपनी योग्यता के अनुसार उसको आय नहीं मिल रही है, इनकम नहीं मिल रही है। अक्सर ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो असंतुष्ट रहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं हम अंडर एम्प्लॉयमेंट। फिर आपके कि क्या कारण है कि बेरोज़गारी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो सही वही है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी तेज़ी से ग्रो हो रही है। तो इतनी तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है लेकिन इतनी तेज़ी से लोगों के लिए रोज़गार के अवसर तो है नहीं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ है। फिर हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ है वो भी इतना तेज़ी से थोड़ी बढ़ रहा है कि जो इतनी तेज़ी से आपकी लोगों को हमें जॉब देनी, इतनी जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहा है।
फिर ये है कि आज भी बहुत सारी जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर पे बहुत हद तक डिपेंडेंसी है उनकी। तो उससे क्या हो रहा है कि ये एग्रीकल्चर में जैसे काम तो कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर एक तो हमने कहा ना कि हमें वहाँ पर कैसी बेरोज़गारी देखने को मिलती है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल जाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी फॉल्टी है। कि हमारा एजुकेशन सिस्टम डिग्री पे ज़्यादा फोकस करता है, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करता कि लोगों को मतलब कि जो हमारे युवा है उनको कुछ ऐसी स्किल सिखा दे या कुछ ऐसा प्रैक्टिकल सिखा दे, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज जो उनको नौकरी में काम आए। मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करता है आज भी। फिर टेक्नोलॉजी में भी जो इतने ज़्यादा चेंज होते रहते हैं कि अब हर जगह ऑटोमेशन आ गया है, मैकेनाइजेशन आ गया है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन लेबर की नीड्स कम हुई है। फिर हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो भी काफ़ी स्लो है, इतनी एडुकेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे पा रहा है जितनी चाहिए। ठीक है, आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या मैग्नीट्यूड है आपका अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, इसमें काफ़ी लेंदी हो जाएगा ये। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया मतलब कि जो आप में भारत में बेरोज़गारी के क्या परिमाण है, कि बेरोज़गारी हमें कितनी गंभीरता से देखने को मिलेगी, उसका विस्तार क्या है, जो हमें कैसे पता चलेगा। हम विभिन्न जैसे आंकड़े होते हैं या जो सर्वेक्षण होते हैं उनके आधार पे पता चलता है। पार्ट 2 में जो हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन पढ़ा था उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था तो इसलिए हमने पार्ट 2 बनाया उस क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के लिए। ये इसमें कि हमारा जो मैग्नीट्यूड क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में, मतलब भारत में बेरोजगारी का परिमाण क्या है। अब परिमाण का अर्थ क्या है कि देश में जो बेरोजगारी की क्या गंभीरता है, उसका कैसे विस्तार है, जो हमें क्या बोलते हैं जैसे जो हमारे पास जितने भी मतलब आंकड़े हैं उनसे पता चलता है। ठीक है, तो ये आपका बेरोजगारी का परिमाण है जिसको हम वन बाय वन करके देखेंगे। ठीक है, तो पहला है ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रोल, ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, तो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इंडिया में है वो अभी आपका 2022 और 23 में आपको PLFS जो कि आपका है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, उसकी जो रिपोर्ट के अनुसार हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अभी किसके अराउंड है, 3.2%, जो इस चीज का संकेत दे रहा है कि हाँ अगर कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ है अर्ली ईयर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर भी जो ये हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट बता रहे हैं इसमें फिर भी आपको जैसे आपकी जो रूरल एरियाज में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है हमें किसमें, कृषि के सेक्टर में या अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, इसने उसको कवर नहीं किया है। ठीक है, उसको तो वो तो कवर किया भी नहीं आपने, इसने इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट ने, स्पेशली रूरल एरियाज में। फिर सेकंड हम आ जाते हैं यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में जो हम एज लेकर चल रहे हैं वो है आपके 15 से 29 साल के बीच। वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी हाई होता है स्पेशली अर्बन एरियाज में, जो आपका 10 से 12% के बीच में है। आपके जो एजुकेटेड यूथ होते हैं स्पेशली जो आपके ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डिग्री है, वो इस एक चीज से काफी इफेक्टेड होते हैं क्योंकि उनको अपनी स्किल के अकॉर्डिंग नौकरी नहीं मिल पा रही है। फिर आपका आ जाता है रूरल वर्सेस अर्बन, ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी की बात करें अगर तो देखो रूरल एरियाज में क्या बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम देखने को मिलेगा, मतलब होगा बट आपको कम देखने को मिलेगा क्योंकि लोग आपको ज्यादातर क्या मिलेगी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जहाँ पर लोगों के पास अगर खेत वगैरह भी होंगे तो वो उसमें लग रखे होंगे कि कहने को चाहे वहां पर 10 लोगों की जरूरत है लेकिन वहां पर 12 लोग काम कर रहे हैं, बट फिर भी बहुत सारे लोग आपके अंडर एम्प्लॉयड भी होंगे। ठीक है, बट अनएम्प्लॉयमेंट आपका बहुत विजिबल होता है अर्बन एरियाज पे। अर्बन एरिया में इसलिए विजिबल ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर लोग बहुत एजुकेटेड है, स्किल्ड इंडिविजुअल है तो रूरल एरियाज में भी है अर्बन में भी है, बट रूरल एरियाज में कम विजिबल इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि वहां पर लोग
डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयड होंगे, बट यहाँ पर लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है शहरों में। फिर है आपका जेंडर डिस्पैरिटी। इसमें ये है कि भाई जेंडर के बेस्ड ऑन भेदभाव, ठीक है। जो फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो आपका टिपिकली हायर होता है किससे, मेल अनएम्प्लॉयमेंट से। अब वो तो रियलिटी, अगर आप आज भी देखोगे तो फीमेल तो जो है मतलब दूसरे के मुकाबले में, वो अगर हम उनको उसमें गिने मतलब किसमें, लेबर फोर्स में, कि कामकाजी उसमें कि भी काम कर रहे हैं नौकरी पेशा, तो वो तो दूसरे के मुकाबले कम ही है ना, ठीक है। क्योंकि आज भी ये है कि भी औरतों को इसीलिए वो सोचा जाता है कि वो घर की चार दीवारी में रह के घर का काम करे, जो है ही उनका, ठीक है। ये इन्हीं का काम है भाई, जो घर का काम होता है चार दीवारी के अंदर रह के अपना घर परिवार संभाले। तो फिर इसीलिए जो फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ज़्यादा है पुरुषों के कंपैरिजन में। इवन आपका जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टीशन रेट है वो किसके अराउंड है, 25%, जो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि जो बहुत सारी वुमेन जो है वो वर्क फोर्स से आपके क्या बोलते हैं, बाहर है, ठीक है। ये आपका है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जो मतलब ये दिखा रहा है कि कितनी जो औरतें हैं वो मतलब वर्क फोर्स में, मतलब कि काम काज ये नौकरियां कर रही है, तो वो 25% के अराउंड ही है। फिर आपका एक हिडन एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। देखो एक जो लार्ज पॉपुलेशन है, पोर्शन है इंडिया की वर्क फोर्स का, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं वो आपका इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज या लो प्रोडक्टिविटी जॉब्स में है। एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग इंगेज्ड हैं, ठीक है। मतलब तो उनको अपना मतलब एग्रीकल्चर में हमें कैसी उसमें देखने को मिलती है आपका डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ा था कि ये है कि भाई जहाँ पर 10 लोगों की जरूरत है वहाँ पर 15 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें हिडन और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम सेक्टर वाइज देखें, तो आज भी आपकी 45 से 50% जो आपकी वर्क फोर्स है, अब आज भी किस पे वो निर्भर है, कृषि पे, एग्रीकल्चर पे। अब 25% तक की वर्कफोर्स आपकी इंडस्ट्री वगैरह के सेक्टर में, वहीं पर 30% के वर्कफोर्स आपकी किस पे डिपेंडेंट है, सर्विस में। ये डेटा आपके किसके अकॉर्डिंग है, PLFS के अकॉर्डिंग ये डेटा है आपका, ठीक है। PLFS क्या है आपका, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीरियोडिक। हेलो गाइस, स्वागत है आपका। आज हम पार्ट थर्ड में हमने जो सब्जेक्ट लिया है वो है MAEC 503, जून 2024 का पेपर लिया है। चैप्टर लिया है कि पॉवर्टी, और एक और चैप्टर है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। इनमें से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, 19 मार्क्स का क्वेश्चन मैं पहले ही आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ पार्ट 1 और 2 में। इसमें हमारे पास 8 मार्क्स का क्वेश्चन ये है कि हमें शॉर्ट नोट लिखना है किसके ऊपर, विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी, इसके ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। ये हमें 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। गरीबी का दुष्चक्र, ठीक है। तो देखो गरीबी का दुष्चक्र एक ऐसा आपका साइकिल है जो क्या बोलते हैं, ये खुद को ही बार बार दोहराता है, जिसमें क्या होता है कि जो गरीबी होती है वही एक ऐसा कारण पैदा करती है कि जिससे आगे चलकर क्या होगी, और ज्यादा गरीबी लेकर आती है। इससे हम यहाँ समझते हैं कि जैसे जो गरीब देश है या जो लोग हैं वो मतलब गरीब है और फिर और गरीब क्यों बनते जा रहे हैं लंबे समय तक, तो उसी को हम कहते हैं विशिष्ट सर्कल ऑफ पॉवर्टी। देखो
द विसिस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज अ साइकिल दैट कीप्स रिपीटिंग इटसेल्फ, मतलब कि आपका जो ये गरीबी का दुष्चक्र ऐसा साइकिल है जो खुद को रिपीट कर रहा है, जहां पर जो गरीबी होती है वही ऐसे रीजन क्रिएट करती है जिससे और भी ज्यादा क्या होती है, आपकी गरीबी आपको देखने को मिलेगी। ये हमें ये समझने में मदद करती है कि वाई जो पुअर पीपल और पुअर कंट्रीज है वो रिमेन पुअर फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब इतने लंबे समय तक वो लोग गरीब क्यों हुए। ठीक है, तो इस चीज को हमें समझने में हेल्प करती है कौन, आपकी विसिस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। तो इसको हम दोनों तरीके से देखेंगे कि एक आपका सप्लाई साइड पे और फिर डिमांड साइड पे भी। ये आपके ऐसा कंसेप्ट है जो हमें डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में ये एक्सप्लेन करती है कि जो पॉवर्टी वो कंटिन्यू क्यों है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, क्योंकि जो गरीबी के ऐसे कौन से फैक्टर है जो और गरीबी को क्रिएट कर रही है और साइकिल को रिपीट कर रही है। ये साइकिल आपका इंडिविजुअल और नेशनल लेवल दोनों लेवल पे ऑपरेट होता है। ये आपको अंडर डेवलप और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां देखने को मिल जाएंगी। तो एक एक करके पहले हम जानते हैं ऑन द सप्लाई साइड। अब हम देखेंगे कि सप्लाई साइड देखेंगे किसका, आपका जो आपका विसिस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है। तो देखो जो आपकी सप्लाई साइड है वो किस पे फोकस करती है, प्रोडक्शन और इनकम साइड पे इकोनॉमी की। तो देखो अगर लोगों के पास लो इनकम है, क्योंकि लोग बहुत कम पैसा कमा रहे हो, जब इनकम लो होगी तो लोग क्या बोलते हैं, बचाएंगे भी तो कम ना। ठीक है, और जब बचाएंगे कम तो सिंपल सी बात है आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो भी लो होगा। अब जब इन्वेस्टमेंट कम है तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी तो कम ही रहेगी, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, वर्कर के पास नए टूल्स नहीं है, नई ट्रेनिंग नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी कम ही तो होगी। और जब अगर प्रोडक्टिविटी कम होगी तो उससे क्या होगा, लो इनकम। तो देखो कैसे मतलब इस गरीबी ने, मतलब ये वैसे सर्कल ऑफ पॉवर्टी अगर हम सप्लाई साइड से देखें तो इसने देखो ना कि लो इनकम ने फिर से कैसे आपके लो इनकम को रिपीट कर दिया। कि इनकम कम थी तो लोगों ने सेव कम किया तो इन्वेस्टमेंट कम हुआ, इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, और प्रोडक्टिविटी कम हुई तो डेफिनेटली इनकम भी लो होगी। अब हम इसको डिमांड साइड पे देखेंगे। जो ये साइकिल है ना सप्लाई साइड पे, ये आपकी कंटिन्यू रहती है अनलेस अगर कोई बाहर से जब तक कोई मदद ना मिले। अब हम डिमांड साइड पे देखेंगे। डिमांड आपका डील करती है कंजम्पशन पे, मार्केट साइज पे। देखो इसमें ये है कि अगर जैसे लोगों की इनकम कम है गरीबी के कारण, तो लोग क्या बोलते हैं, जो सीमित या बहुत कम चीजों में ही अपना गुजारा करेंगे, वो महंगी महंगी चीज या और गुड्स एंड सर्विस अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जब इनकम लो होगी तो लोगों की डिमांड भी तो कम होगी। सही बात है, आप किसी चीज की डिमांड तभी तो करते हो जब आपकी जेब में पैसा है, इनकम है। ऐसा तो नहीं है ना कि पैसा नहीं है जेब में और तब आप डिमांड कर रहे हो, तब तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई है नहीं। ठीक है, अगर हमारी डिमांड कम होगी तो सही बात है, जब अब भाई मतलब जो इन्वेस्टर है वो भी तो मार्केट में इन्वेस्ट कब करता है, जब किसी चीज की डिमांड रहती है। जब वो देखेगा कि मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट भी क्यों करेंगे वो। उन्हें पता है ना हम इन्वेस्टमेंट तभी तो करेंगे जब डिमांड होगी, हम अपना पैसा लगाएंगे तो हमें और दुगना मिलेगा। लेकिन जब डिमांड ही नहीं है मार्केट में तो इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट भी कम करेगा। तो देखिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा तो कहीं ना कहीं इससे नौकरियां भी कम होगी। ठीक है, जब इन्वेस्टमेंट ही कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन भी तो कम होगा इससे। जब इन्वेस्टमेंट होता है तभी तो ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तब उससे जॉब क्रिएट होती है। बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम है तो एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन भी कम होगा, और उसके कारण अगेन क्या होगा, लो इनकम हो जाएगी। फिर हमारे पास की जो विस्कस सर्कल है पॉवर्टी, उसको आखिर तोड़ना कैसे है, कैसे इसे ब्रेक करना है। तो जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा, जैसे गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी, वेलफेयर प्रोग्राम करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी पब्लिक सर्विस का, उससे इस साइकिल को हम तोड़ सकते हैं कि ताकि ये रिपीट ना हो। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फॉरेन एड इन्वेस्टमेंट होगा जो देश में नई कैपिटल नई टेक्नोलॉजी लेकर आएगी, उससे साइकिल को हम तोड़ सकते हैं। और जैसे अगर हम अपने हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट करेंगे ताकि हमारा जो वर्कफोर्स हो वो हेल्दी हो, तो इससे साइकिल को हम तोड़ सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस और क्रेडिट एक्सेस स्मॉल बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स को अगर मिलता है पैसा तो उससे क्या होगा, उनका इन्वेस्ट मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेगी, इनकम होगी।
तो लोग ज़्यादा सेव करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चीज़ है जिससे हम क्या बोलते हैं, ये एक हमारे पास 5 वेज है जिनसे हम जो आपका ये गरीबी का दुष्चक्र है इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब आता है हमारा सोशल और ह्यूमन फैक्टर्स। देखो, अगर लोगों की शिक्षा पुअर होगी तो क्योंकि होता है ना कि जो गरीब फैमिली के लोग होंगे, अच्छी शिक्षा के लिए भी तो भई आपको अच्छा पैसा चाहिए, तभी तो आप अच्छी शिक्षा को अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन भी नहीं दे सकते। उनकी एजुकेशन अगर पुअर होगी तो उनकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी। पुअर हेल्थ, अगर मतलब हेल्थ केयर सर्विस अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं जो हमारी वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। बिना एजुकेशन के अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी स्किल देना मुश्किल है। तो जिससे आपका जो वर्कफोर्स है वो अनस्किल्ड रहेगा। अब हम देख लेते हैं इसमें एक और नेशनल लेवल पे साइकिल। देखो, पुअर कंट्रीज में क्या होता है, जनरली गवर्नमेंट जो है टैक्स भी कम ही कलेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि लोगों की इनकम कम है। अब तो गवर्नमेंट जो टैक्स का पैसा आता है गवर्नमेंट उसी से तो गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज पे पैसा खर्च करती है ना, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। बट गवर्नमेंट के पास जब टैक्स ही कम आएगा तो इन पब्लिक सर्विस पे भी कम पैसा खर्च करेगी। तो जिससे क्या होगा, वीक इंस्टीट्यूशन, करप्शन से क्या होगा, चीजें और बेकार हो जाएंगी। और फॉरेन इन्वेस्टर भी से ऐसी कंट्री को अवॉइड करेंगे जहाँ पर मतलब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छी हेल्थ एजुकेशन की सर्विसेज नहीं है। तो उससे क्या होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर भी हमारी मतलब ऐसी कंट्री में अवॉइड करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज जो हो वो कम हो। तो ये आपका नेशनल लेवल पे साइकिल है। तो इसमें हमने जाना है कि आपका वेस्कस साइकिल सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या होता है, गरीबी का दुष्चक्र। फिर हमने इसको जाना कि किस तरीके से ये सप्लाई साइड से रिपीट होता है, कैसे डिमांड साइड पे रिपीट होता है, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से कैसे इसको तोड़ा जा सकता है। फिर हमने जाना सोशल ह्यूमन फैक्टर, फिर हमने जाना कि नेशनल लेवल पे कैसे ये होता है।